हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्रा लो। तो मैं फिर से आ गई हूँ एआईवी एग्ज़ाम के लिए आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज़ लेकर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा फोकस कॉन्स्टिट्यूशन पर, इन सब मेजर लॉज पर ज़रूर करना चाहिए। चलिए, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं एंड इन आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए साथ में आप बियर रख लीजिए, नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं, दिमाग में बिठाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन के साथ साथ बेरट खोलिए और उसकी लैंग्वेज को भी ध्यान से पढ़िए और उसको याद कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Which article guarantees equality before law? Answer is Article 14. Freedom of speech and expression. Article 19 Clause 1 Subclause A. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आर्टिकल 19 से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको आर्टिकल 19 की टोटल पूरी की पूरी वेरक्ट लैंग्वेज को पढ़ना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके 1, 2, 3 जितने भी कॉजेज़ हैं इनको ध्यान से पढ़ना है। इनको इंग्लिश में समझिए, हिंदी में समझिए और इसके खुद से छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के ये रीड करने की, याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 21। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, इससे भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ राइट टू एजुकेशन एडेड बाय विच आर्टिकल? आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A इसमें एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की गई है। एंड इसका एक और क्वेश्चन है कि आर्टिकल 21A कौन से अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया था? दैट इज़ 86th अमेंडमेंट। चेक कर लीजिएगा, 86th अमेंडमेंट में इसे इंक्लूड किया गया है। एंड नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंसर्टेड बाय। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस अमेंडमेंट में इंक्लूड की गई थी, इंसर्ट की गई थी? दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट को, एक और क्वेश्चन है, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारी अमेंडमेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सभी डेमोक्रेटिक, ये सभी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही लाए गए थे। एंड नेक्स्ट इज रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32। हमारी रिट्स किस में दी गई है? आर्टिकल 2 में, जिसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आर्टिकल 2 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये मैं आपको बीच बीच में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये, इनमें से हम हर साल पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज रिट ज्यूरिडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। आर्टिकल 226, 226 में हाई कोर्ट में रिट करने के लिए आपको पावर दी गई है। एंड विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स? आर्टिकल 15 में ये सब दिया गया है। इसको अच्छे से, इसकी बेरक्ट लैंग्वेज पढ़िए। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 20। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ डिटेंशन। आर्टिकल 22। एंड नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। आर्टिकल 23 एंड 24। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल्स 25 to 28 में रिलीजन के आर्टिकल के बारे में बात की गई है, जिसमें हमें रिलीजन के बारे में बताया गया है, कौन कौन से रिलीजन इंडिया में हैं, होंगे, ये सब। ठीक है। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल्स, आर्टिकल 29 to 30 में रीजनल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात की गई है। एंड नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। आर्टिकल 32।
ठीक है। इसे आर्टिकल 32 को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी कहा गया है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हर साल 32, 19, 14, 21 इनमें से हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इनको ध्यान से पढ़िए, बियर एक्ट साथ में रखिए और नोटबुक साथ में रखिए और इसको नोट करते जाइए। एंड अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन पक्का हो गया तो इट मीन्स आप पास हो गए, क्योंकि 10% मतलब 10-20 क्वेश्चन तो कॉन्स्टिट्यूशन के आराम से आते हैं। एंड नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन केस, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर को इसको डिफाइन किया गया था, बताया गया था। ठीक है। अब केशवानंद भारती केस में हुआ क्या था? अब केशवानंद भारती केस में केशवानंद जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास पावर जो है, पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट की। ठीक है, अमेंडमेंट की। ठीक है, तो केशवानंद भारती जी कहते हैं कि क्या पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने की पावर तो है, लेकिन उसकी उस पावर की लिमिट कहाँ तक है? क्या वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं या कुछ पार्ट्स को ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं? तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा था, ये लैंडमार्क जजमेंट है, इस पर 13 जजेस की बेंच बैठी थी। मैंने एक और वीडियो बनाई है केशवानंद भारती केस में, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ केशवानंद भारती केस से रिलेटेड ही क्वेश्चन डाले हुए हैं जो एआईवी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो हाँ, मुद्दे पर आते हैं। तो पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाए बिना। अगर ज़रूरत पड़े तो बेसिक स्ट्रक्चर में आप अमेंड कर सकते हैं, अदरवाइज बेसिक स्ट्रक्चर को हिला भी नहीं सकते। ठीक है, ये कहा गया था। एंड नेक्स्ट इज सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये आपको नोट करने की बातें हैं। ठीक है, आपको ये नोटबुक में लिखने की बातें हैं, क्योंकि ये एआईवी एग्ज़ाम में पूछ ली जाते हैं। 42nd अमेंडमेंट हो गई, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एंड नेक्स्ट इज द प्राइम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच केस? केशवानंद भारती केस। इसमें बताया गया था कि पार्लियामेंट सॉरी, इसमें बताया था कि प्राइम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एक दूसरा केस था बुरबुरी केस में, केस जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। बुरबुरी केस में बोला था कि प्राइम्बल इज अ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फिर केशवानंद भारती का केस आया 1975 में, तब इसमें कहा गया कि केशवानंद भारती में कहा गया कि पार्लियामेंट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बड़ा केस था। एंड नेक्स्ट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांसिस आर्टिकल 326। एंड नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज आंसर आर्टिकल 123। साथ साथ में बेयर एक्ट की लैंग्वेज को भी पढ़ते जाइए। पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट अडॉप्ट फ्रॉम ब्रिटेन। पार्लियामेंट्री फ्रॉम गवर्नमेंट अडॉप्ट कहाँ से किया गया है? ये किया गया है ब्रिटेन से। जुडिशल रिव्यू पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में 2-3 चीज़ें आती हैं, जैसे जुडिशल रिव्यू हो गया, ये सब चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। अमेंडमेंट प्रोसेस आर्टिकल 368। अब देखिए, अब इसमें शॉर्टकट में पूछा गया है। ठीक है, आर्टिकल मैंने आपको ऊपर भी बताया कि केशवानंद भारती केस में अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया था, तो उसमें आर्टिकल था 368। ठीक है, तो इसमें 368 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है अमेंडमेंट करने की विदाउट बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाए बिना। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिएबल। फंडामेंटल राइट्स हमेशा जस्टिएबल होते हैं। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन
जस्टिएबल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स एंड क्वेश्चंस, प्लीज़ इनको राइट नाउ रीड कीजिए राइट नाउ। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल रेंज 36 से लेके 51 में इनको इनके बारे में मेंशन किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस आर्टिकल की लैंग्वेज को भी ध्यान से पढ़िएगा, ये भी पूछा जाता है, हर बार हर साल पूछा जाता है। आर्टिकल 44 इज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। द प्राइमरी आर्टिकल, नेक्स्ट इज प्राइमरी आर्टिकल फॉर राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21। PIL कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच केस, SP गुप्ता केस में PIL जो पिटीशन होती है ना, जो PIL हम उसमें क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में देते हैं, ठीक है, उसको इस केस के थ्रू ही इंट्रोड्यूस किया गया था। इमरजेंसी टाइप, नेशनल स्टेट फाइनेंस, इमरजेंसी की कितनी टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, 3 प्रकार की, नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी दी गई है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 352 में नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल को डिफाइन किया गया है। स्टेट इमरजेंसी को 356 में डिफाइन किया गया है। फाइनेंस इमरजेंसी को 360 में डिफाइन किया गया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, मैंने सभी वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ही चुने हुए हैं जो AIV एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इन सभी को अच्छे से रीड कीजिए, इनकी डायरेक्ट लैंग्वेज अच्छे से रीड कीजिए। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डायरेक्टर फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 में इनको बताया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। एंड इंडिया इज़ अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। ये प्राइमल के अंडर 42 अमेंडमेंट में इनको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को बताया गया है। आगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बाय पार्लियामेंट के द्वारा होती है, ठीक है। मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष से आगे होनी चाहिए, 35 वर्ष हो। मिनिमम एज ऑफ लोकसभा मेंबर्स 25 ईयर्स, 25 साल के। मिनिमम एज ऑफ लोकसभा मेंबर्स, देखिए मुझे इस क्वेश्चन पर डाउट है और मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ठीक है, प्लीज़ कमेंट। एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 552, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा 250, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में इनको फाइनेंस कमीशन को डिफाइन किया गया है। CAG आर्टिकल 148, ओथ टू प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट की ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा ली जाती है। मनी बिल डिसाइडेड स्पीकर ऑफ लोकसभा, अब ऐसा है ना जी, देखिए मनी बिल आ गया, ठीक है, ये डिसाइड किसके, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा किया जाता है। अब मनी बिल के बारे में आप बहुत गौर से पढ़िएगा, मनी बिल के आर्टिकल को याद कीजिए, मतलब याद रखिए, इसको नोट करना है। मनी बिल कौन डिसाइड करता है, एंड लोकसभा ये करता है। एंड इसके डायरेक्ट लैंग्वेज को पढ़िए और खुद से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाइए जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 में दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में दिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ जज बाय प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करता है। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड 1950 में सुप्रीम कोर्ट का
की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट को 1950 में। मिनिमम नंबर ऑफ जजेस टू डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशन मैटर 5 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है, मतलब कम से कम कितने जजेस होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डिसाइड करने के लिए, तो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच बैठती है। राइट टू इंफॉर्मेशन ड्राइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 19, रिजर्वेशन इन प्रमोशन केस, इंदिरा स्वने केस, Supreme Court can review its judgment under Article 137. Finance Bill article defined in Article 117 में प्राइम्बल अमेंडेड वंस बाय 42nd अमेंडमेंट। देख लीजिए 42nd अमेंडमेंट से कितने कितने क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये 4th क्वेश्चन है जो 42nd अमेंडमेंट से पूछा जा रहा है, इसलिए 42nd अमेंडमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, प्राइम्बल को बहुत ध्यान से पढ़िए। गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है। राइट टू वोट इज स्टेटरी राइट्स। एंड नेक्स्ट इज 56 डिसेबिलिटी केसेस नेम जीजा घोष केस। एंड नेक्स्ट इज सिटीजनशिप प्रोविजंस, आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप की बात की गई है। पावर टू डिसॉल्व लोकसभा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। एंड रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट लोकेशन न्यू दिल्ली में। हमारा एक ही सुप्रीम कोर्ट है पूरे भारत में, दैट इज न्यू दिल्ली, इन विच न्यू दिल्ली। एंड हु कैन डिक्लेयर फॉर प्रेसिडेंट, हमारे देश का राजा कौन है? हमारे देश का राजा है प्रेसिडेंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के हाथ में उसके पास पावर होती है वॉर का ऑर्डर देने के लिए, ये सब, ठीक है। एंड एंटी डिफेंशन लॉ स्केड्यूल 10 में दिया गया है। एंड स्केड्यूल्स को भी आपने बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, उनको याद करना है। एंड 7th स्केड्यूल कंटेन यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट ईयर, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था वो कौन से ईयर में इंक्लूड किया गया था? दैट इज़ द 2009 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट को लाया गया था। आरटीआई एक्ट 2005 में। जीएसटी इंट्रोड्यूस, जीएसटी कौन सी अमेंडमेंट में इंक्लूड की गई थी? 101 कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसे डिफाइन किया गया था, अमेंडमेंट के थ्रू उसे इंक्लूड किया गया था। इंडिया बिकम रिपब्लिक इन 1950, इंडिया रिपब्लिक कब बनी थी? भारत रिपब्लिक कब बना था? 1950 में रिपब्लिक बना था। चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? वी.आर. अम्बेडकर। एंड फर्स्ट अमेंडमेंट ईयर, हमारी पहली अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुई थी? दैट इज 1951 में हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी। एंड नेक्स्ट इज म्यूनिसिपैलिटीज अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको भी नोट कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साथ में रेड पेन से आप क्वेश्चंस के साथ साथ आप लिख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप। फिर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे फर्स्ट आ गया हमारा 19, सेकंड आ गया हमारा 14, फिर आ गया हमारा 21, फिर आ गया हमारा 42nd अमेंडमेंट, फिर आ गया हमारा प्राइम्बल, यस प्राइम्बल, ठीक है। प्राइम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सभी को बारीकी से पढ़ना है। अब इन सभी को जब आप लिखेंगे क्वेश्चन के साथ इन, और साथ में आप इनकी डायरेक्ट लैंग्वेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। एंड और इनके साथ रेड पेन के साथ लिख लेना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इसके फिर आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिससे आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड 44th अमेंडमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड पंचायती राज अमेंडमेंट किस में इंक्लूड की गई थी? 73rd अमेंडमेंट में इंक्लूड की गई थी। मार्टिन वर्ल्ड लिमिटेड केस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, आर्टिकल 39 सब क्लॉज डी में इसको बताया गया है। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, आर्टिकल 21, ठीक है, इंटरप्रिटेशन में है ये। हु अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस? प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट इनको चूज करते हैं। इमरजेंसी प्रोक्लामेशन नीड्स अप्रूवल विद इन 1 month, ठीक है।
एंड नेक्स्ट इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नो मैक्सिमम लिमिट, इसकी लिमिट कोई नहीं होती है, वो तो देश के हालातों पर ही निर्भर करता है। वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल बाय राज्यसभा। हु चेयरमैन नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर जी। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन, दैट इज केशवानंद भारती। देख लीजिए, ये फिर से पूछा गया केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, वो भी जाके देखिए। उसके केशवानंद भारती से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, एमसीक्यूज बनाए हैं, उनको रीड कीजिए और पढ़िए। एंड नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट अनटचबिलिटी, आर्टिकल 17। and next is liberty, equality, fraternity, sources, French evolutions. And next is impeachment ground, violation of constitution। impeachment ground क्या होता है? मतलब impeachment ground impeach करना वहाँ भी होगा ना, तो ये violation of constitution होता है, ठीक है। अब आ गया ओथ ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के थ्रू प्रधानमंत्री की ओथ ली जाती है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है, ठीक है। एंड एससी कंपनसेशन चीफ जस्टिस प्लस 33 जजेस। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं? दैट इज टोटल वैसे बोला जाए तो 34 होते हैं, लेकिन उसमें 33 जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस होता है, तब जाके टोटल 34 होते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 34 लिखा हो और 33 ना लिखा हो, ठीक है, तो दैट इज आंसर 34। अगर वहाँ पर 33 दिया गया है और वहाँ पर ऐसे पूछा गया है ना टोटल जजेस, तो आपको 33 ये कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 आर्टिकल में, एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 में, प्रोटेक्शन ऑफ मिनरलिटीज आर्टिकल 2930 में है। राइट टू इंफॉर्मेशन केस था राज नरेन केस में, इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ज़रूर पढ़ना है आपने। अगर एमरजेंसी मिसयूज केसेस, ये केस बहुत, मिनरवा मेल केस, इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। एंड नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16 में बनाया गया है। बैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू, बैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय, बैनर बनाए दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के जवाहरलाल नेहरू ने। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट ईयर 1956। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिएटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। इन सभी को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है और नोट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन से उस टॉपिक वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।